मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्षा, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय रांची में। आज जो हमारे व्याख्यान का विषय है वो चतुर्थ सेम के फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से लिया गया है। इसकी फर्स्ट यूनिट का है और इस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। तो आइए देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापित करने की क्या पृष्ठभूमि थी। तो हमें पता है जैसे कि पहले योजना आयोग कार्यरत था। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग है दो तरह से कार्य करता था, ये दो प्रकार के कार्य करता था। पहला तो कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था और दूसरा केंद्र और राज्यों को जो वित्त और अनुदान का बंटवारा होना था उसके संबंधित सिद्धांत का निर्माण करता था। और इन दोनों प्रकार के जो काम थे उनमें से जो दूसरा काम है केंद्र और राज्य के बीच वित्त और अनुदान का बंटवारा या आवंटन संबंधी कार्य, वो योजना आयोग के अतिरिक्त एक और संस्था कर रही थी जिसका नाम था वित्त आयोग। मगर वित्त आयोग क्या है कि वो संवैधानिक संस्था थी। संविधान की धारा 280 के तहत इसकी स्थापना की जाती थी या गठन किया जाता था। इसका मुख्य काम यही था कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त और अनुदान के बंटवारे संबंधी सिद्धांतों का निर्माण करना। हुआ यह कि धीरे धीरे योजना आयोग का महत्व अधिक होता गया, ज़्यादा पावरफुल होती गई वो, और ज़्यादा से ज़्यादा वित्त के बंटवारे संबंधी सिद्धांत वो देने लगी। इसका क्या परिणाम हुआ कि जो योजना आयोग है वित्त आयोग की अपेक्षा ज़्यादा महत्व प्राप्त कर ली थी और वित्त आयोग मार्जिन में चला गया था। इसके अतिरिक्त कुछ योजना आयोग में और कमियां थी जिसके कारण कि नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ी। तो लाइन से देखते हैं हम। तो पहली है कि योजना आयोग टॉप टू बॉटम कार्य करती थी, अर्थात जो योजनाएं थी वो केंद्र स्तर पर तैयार होती थी और उन योजनाओं को राज्यों को या क्षेत्रीय स्तर पर दे दिया जाता था, उनको लागू करना रहता था। दूसरा था कि इन राज्यों के बीच समन्वय नहीं था और समन्वय नहीं होने के कारण या कोऑर्डिनेशन न होने के कारण कई योजनाएं जो है दोहराव हो जाता था, कई योजनाएं बीच में बंद हो जाती थी। इसका परिणाम ये होता था कि साधनों का अत्यधिक अपव्यय होता था और विकास की जो दर हमने निर्धारित की हुई है उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन होता था। तीसरी जो कमी थी योजना आयोग की वो यह थी कि सहकारी संघवाद की भावना साकार नहीं थी। इसका मतलब कि केंद्र और राज्यों में सहयोग की भावना नहीं थी और दोनों जो है विकास को प्राप्त करना दोनों का ही लक्ष्य था, परंतु अलग अलग दिशा में प्रयास करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त तो कर ही नहीं पाते थे और जो विकास का लक्ष्य जो पीछे की ओर चले जाता था और इन भंवर में मतलब असहयोग के भंवर में फंस जाता था वो। इन सब कारणों से सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की जरूरत महसूस की। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि नीति आयोग कहा जाता है, की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। इसके बारे में आइए कुछ देख लेते हैं कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त तो गैर वैधानिक भी है। इसका मतलब कि किसी एक्ट के तहत किसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना नहीं हुई है। जैसा कि हमने देखा कि आरबीआई की स्थापना जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। तो इसी कारण किसी एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत इसकी स्थापना न होने के कारण इसे हम गैर वैधानिक संस्था कहते हैं। फिर इसके बारे में एक और तथ्य यह है कि यह भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अर्थात ये शोध के द्वारा और सब विचारों में सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मॉडल का निर्माण करता है। एक ये कहा जाए तो ये भारत सरकार के मस्तिष्क की तरह, विचार करने वाले मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। वैसे तो नीति आयोग 17 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 को खत्म हुई, परंतु एक थिंक टैंक के रूप में ये 1 जनवरी 1915 से जब अपनी स्थापना के समय से ही इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। नीति आयोग क्या है? तो एक विशेषज्ञों की टीम है। इसमें विशेषज्ञों को लिया जाता है, इसीलिए वो क्या है उस संबंधित विषय के संबंध में अच्छी तरह से मॉडल तैयार कर पाते हैं। जो नीति आयोग है उसके दो भाग हैं मुख्यतः। पहला है टीम इंडिया हब कहा जाता है इसे।
ये टीम इंडिया हब क्या है? तो यह विभिन्न मंत्रालय के बीच और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। दूसरा इसका पार्ट है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इस रूप में यह एक शोध संस्था की तरह कार्य करता है। यह शोध कैसे करता है? तो सब ज्ञान प्राप्त करता है, उसके संबंध में सिद्धांतों का निर्माण करता है, उसके संबंध में मॉडल बनाने का प्रयास करता है। जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं, क्योंकि नीतियाँ जो हैं केंद्रीय स्तर पर नहीं बनती, क्षेत्रीय स्तर पर बनती हैं, तो क्षेत्र से उनकी डिमांड या जो आवश्यकता है उसको और परिस्थितियों को ज्ञात किया जाता है। उसके संबंध में शोध किया जाता है कि किस प्रकार के नीतियाँ या किस प्रकार के मॉडल वहाँ पर उपयुक्त होंगे, और ये सब करके एक मॉडल प्रस्तुत करता है उस क्षेत्र के संबंध में, और जिसके सहमति के बाद ही वहाँ पर वो मॉडल लागू किया जाता है। अब देखते हैं कि नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो बड़े सिंप्लीफाइड ढंग से हम कुछ कार्यों को लेंगे जो कि प्रमुख रूप से उसकी प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। तो पहला है कि विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। अभी तक हमने देखा कि जो योजना आयोग था वो जब निर्माण करता था पंचवर्षीय योजना का, तो उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी नहीं थी। इसी का परिणाम था कि विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था योजनाओं का। तो ये इनका प्रमुख कार्य है कि कैसे राज्यों की इसमें सक्रिय भागीदारी को बढ़ाएं। दूसरा है कि भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। जो योजनाएं बनेंगी वो बॉटम टू टॉप बनेंगी। इसका मतलब है कि पहले क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, ग्राम स्तर पर सोचा जाएगा, उसके बाद फिर उसको केंद्र स्तर पर लागू किया जाएगा। तीसरे जो इसके कार्य हैं कि केंद्र व राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना। क्योंकि विशेषज्ञों की संस्था है, इसलिए कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आता है केंद्र व राज्य के सामने, तो एक तकनीकी सलाहकार के रूप में ये कार्य करती है। चौथा इसका कार्य है कि सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, जिससे कि सहयोगपूर्ण किसका? तो राज्यों और केंद्र का सहयोगपूर्ण संघवाद बढ़े, जिससे कि क्या है कि उच्च विकास की दर जो हमने निर्धारित की हुई है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। पांचवा है कि प्रौद्योगिकी का विस्तार करना। केंद्र, राज्य, क्षेत्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी को बढ़ाना इसका एक कार्य है। छठवां प्रवासी भारतीयों का योगदान प्राप्त करना। जो प्रवासी भारतीय हैं और वो भारत में कुछ योगदान देने के इच्छुक हैं या नहीं भी हैं, तो उनको उसके लिए तैयार करना और जहाँ तक हो सके उनसे सहयोग प्राप्त करना। अब देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था। अंतर के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि पहला, योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित था, अर्थात जो हमें पता है कि पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत रूस से ली थी, और जबकि जो नीति आयोग है वो भारतीय विद्वानों के द्वारा सुझाया गया देशी मॉडल है। दूसरा, योजना आयोग की भूमिका जो केंद्रित थी तो अपने को पता है जैसा कि ये टॉप टू बॉटम कार्य करती थी और केंद्र की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी, जबकि नीति आयोग जो है विकेंद्रीकरण पर आधारित है, मतलब राज्यों का और क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें लिया जाता है। अगला अंतर है कि योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन आवश्यक था, NDC बोलते हैं जिन्हें, तो उनके अनुमोदन के बाद ही पंचवर्षीय योजना लागू होती थी। नीति आयोग के लिए ऐसे किसी प्रकार की संस्था के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा अंतर है कि योजना आयोग सरकार की भूमिका पर आधारित थी, मतलब पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ही भूमिका निभाती थी, जबकि नीति आयोग जो है वो सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित है, मतलब निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की इसमें बराबर भूमिका रहती है। अब देखते हैं कि नीति आयोग की संरचना किस प्रकार की है या संगठन किस प्रकार का है। तो इसके टॉप पर भारत का प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष के रूप में रहता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष, इसके नीचे उपाध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार अभी कार्यरत हैं और इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पानगड़िया। उसके बाद CEO जो है वो अमिताभ कांत है वर्तमान में। अब देखते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत पार्ट जो है वो काम करते हैं। तो पहला है शासी परिषद, दूसरा है क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है विशिष्ट आमंत्रित
सदस्य और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा के अंतर्गत पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं। अब आइए कि इन शाखाओं के बारे में हम विस्तार से देखते हैं कि ये शाखाएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शासी परिषद। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपालों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि ये क्या है, केंद्र और राज्य के सहयोग पर आधारित है, कॉपरेशन पर आधारित है। तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य उपराज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों को भी शामिल किया गया है। दूसरा इसका भाग है क्षेत्रीय परिषद का। तो प्रधानमंत्री के निर्देशन में संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो या तो अध्यक्ष करते हैं अर्थात प्रधानमंत्री जी करते हैं, या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य नाम से स्पष्ट है, ये प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया जाता है या नामित किया जाता है। ये कौन होते हैं? तो एक विशेषज्ञ होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त कर रखते हैं। हो सकता है कृषि क्षेत्र की हो सकता है उद्योग क्षेत्र की हो, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों से इसमें विशेषज्ञ रखे जाते हैं ताकि सभी की विशेषज्ञता का लाभ इनको प्राप्त हो सके। अब आते हैं पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में पूर्णकालिक सदस्य। तो योजना के उपाध्यक्ष भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी योग्यता जो होती है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री की जैसी होती है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के बराबर भी दर्जा रखते हैं। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती पूर्णकालिक सदस्यों की। वर्तमान में रमेश चंद्र, वीके सारस्वत और विवेक दुबे इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्यों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। तो इसमें कौन रहते हैं? तो विशेषज्ञ रहते हैं, अर्थात विश्वविद्यालय या शोध संस्थाओं के विशेषज्ञ इसमें लिए जाते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में एक और सदस्य आते हैं, वो पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जो होते हैं उस पद को धारण करने के कारण उसके सदस्य बनते हैं। तो इनकी सदस्य संख्या अधिकतम 4 हो सकती है। नीति में सीईओ की नियुक्ति की जाती है। यह एक सचिव स्तर का व्यक्ति होता है और इसकी नियुक्ति लंबे समय के लिए की जाती है, अंशकालिक नहीं होता है। अब देखते हैं कि नीति आयोग के अतिरिक्त और इसका एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह अधीनस्थ कार्यालय भी एक शोध संस्था की तरह है, जिसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर कहा जाता था, IAMR, और वर्तमान में उसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, NILERD। इसे नीति आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है और यह इसका प्रमुख कार्य है शोध करना। इस प्रकार हमने देखा कि छोटे से नोट्स में कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की स्थापना किन कारणों से हुई थी, नीति आयोग क्या क्या कार्य करता है, योजना आयोग से कैसे भिन्नता रखता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत। तो इस प्रकार मेरा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।